हेलो स्टूडेंट्स। हाय, मैं हूं विश्वजीत पॉल और मैं तुम लोगों का लाइफ इजी करने वाला हूं। हाउ? बाय मेकिंग फिजिक्स इजी फॉर यू। चलो, ये जो वीडियो मैं अभी जो करने वाला हूं ये क्लास 11 के लिए है। हालांकि मेरा क्लास 12 का वीडियोस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 11 इस बार थोड़ा सा लेट हो चुका है, रीजन कोरोना। एनीवेज, फिजिक्स बहुतों को पसंद नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है। तुम 11 के बच्चे हो, अभी अभी क्लास 10 का एग्जाम देके, हालांकि कुछ लोगों ने तो 70-80% एग्जाम दिया है, कुछ एग्जाम रह गया। एनीवेज, एग्जाम देके 11 में आए। अच्छा, क्लास 10 का एग्जाम हो गया होगा शायद। अच्छा, एनीवेज 11 में जो फिजिक्स है, फिजिक्स का मतलब साइंस ओवरऑल अगर मैं बोलूं, तुम लोगों ने साइंस स्ट्रीम चूज किया है बिकॉज यू लाइक अ चैलेंजिंग लाइफ, यू लव टू चैलेंज everything. That's why you have chosen science, I am sure. And mind it, अगर तुम लोगों ने लिया है चैलेंज, जो उसको कंप्लीट भी करना है और अच्छी तरह से। स्टार्टिंग में हर चीज डिफिकल्ट लगता है, बट जैसे ही टाइम जाएगा, जैसे ही तुम अपना मेहनत पुट करते हुए जाओगे, अपना एफर्ट्स देते हुए जाओगे, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट ऑफ इट। हालांकि ये पहला वीडियो है, मैं ज्यादा कुछ डेप्थ में नहीं जाने वाला तुम लोगों के साथ, बट इट्स एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। बस मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि तुमको फिजिक्स पसंद ना आए, या फिर किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि केमिस्ट्री पसंद ना आए स्टार्टिंग में, बट इन ग्रेजुअली तुम्हें पसंद आएगा। और आई कैन गारंटी यू कि अगर तुम मेरा क्लास अच्छी तरह फॉलो करोगे तो तुम्हें फिजिक्स पसंद आएगा। देखो, हालांकि बहुत बोलता हूं मैं, छोड़ो। कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगता अगर तुम उस चीज को आधा अधूरा जानते हो तो। जैसे कि मूवी, कभी मूवी देखने गए हो बीच में से? नहीं, कभी ऐसा सोचा कि नहीं इस बार मूवी देखने जाते हैं बीच में से जाऊंगा, स्टार्टिंग से देखने में मजा नहीं आता, बीच में से देखने से मजा आता है। ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं हुआ है ना। इनफैक्ट हर टाइम जाते हो कि स्टार्टिंग से देखो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही पता चलेगा कौन क्या है, किसके साथ क्या रिलेशन, सब कुछ। मूवी जैसा एंटरटेनिंग चीज अगर बेसिक आइडिया अबाउट द मूवी होना चाहिए ना तुम्हें, क्या मूवी जा रहा हूं, कैसा मूवी जा रहा हूं, और स्टार्टिंग में बता दिया सब कुछ, और वो सब अगर मैं मिस कर गया तो बीच में से इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तुम सोचो, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रन्स ऑन दिस मूवीज, वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है बीच में से, तो फिजिक्स कैसे लगेगा मां? कैसे लगेगा फिजिक्स मेरे भाई? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिजिक्स भी, या फिर कोई भी चीज लो इस दुनिया में, कोई भी चीज, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पढ़ाई हो, या फिर कोई काम हो, तुम्हें तभी इंटरेस्टिंग लगेगा अगर तुम उसके चीजों को अच्छी तरह जानोगे। नहीं जानोगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्लास 11 का पहला वीडियो है, बट पर्टिकुलरली मैं साई विकास के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं कि आप लोगों का बेसिक क्लासेस हो चुका है। कोई और टीचर ने आप लोगों को बेसिक क्लासेस दिया है। मुझे जितना पता है कि आप लोगों का यूनिट्स एंड डायमेंशन जो सेकेंड चैप्टर बोलूंगा, पहला चैप्टर तो फिजिकल वर्ल्ड है। हालांकि उस चैप्टर का एंट्रेंस या बोर्ड के एग्जाम के साथ
रिलेटेड नहीं है फिजिकल वर्ल्ड, बट काफी जरूरी चैप्टर है तुम्हें फिजिक्स को जानने के लिए। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्यों पढ़ाया जाता है, वो सब जानने के लिए वो पहला चैप्टर तुम अगर पढ़ोगे, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सेकेंड चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वो चीज बताया गया है कि तुम कोई भी चीज को मेजर कैसे करोगे, है ना, और उसके लिए कुछ यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो होल वर्ल्ड विल फॉलो, ऐसा कुछ यूनिट होना चाहिए तुम लोगों को। जैसे कि पता है कि अगर तुम्हारा दोस्त अमेरिका में बैठा है, अगर तुम उसको बोलोगे मेरे पास 6 बीघा जमीन है, और वो कभी बीघा सुना ही नहीं, तो उसको समझ में आएगा नहीं। बट तुम अगर स्क्वायर मीटर में बोलोगे, स्क्वायर फीट में बोलोगे, तो उसको शायद समझ में आ जाए, क्योंकि वो सब यूनिट्स वो जानता है, पढ़ा है कभी ना कभी। या तो फिर अवेलेबल है रिसोर्सेस, कहीं से भी पढ़ सकता है, कहीं से भी जान सकता है। हाँ, बीघा के लिए उसे पर्टिकुलरली रिलेशन इंडिया के साथ होना जरूरी है, तभी जाके वो बता पाएगा। हालांकि आज तो गूगल सब कुछ देता है इंफॉर्मेशन। तो मेजरमेंट, जैसे कि मेजरमेंट अगर बोलूं कि मैं जाऊंगा, अगर मेरे को एक बिस्तर बनाना है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा ये 5 हाथ का, इस 5 ऐसा 5 हाथ का एक बिस्तर बना के दे दो, तो कारपेंटर बना के तो दे देगा, बट मैंने ये नहीं फॉलो किया था कि उसने मेरा तो ये मेजरमेंट नहीं लिया, वो अपने हाथ का 5 दे दिया। वो था इतना सा आदमी, हो गया ना बिस्तर छोटा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं था बोलना। मुझे बोलना चाहिए था कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, कि मुझे इतना मीटर का, इतना फुट का बिस्तर चाहिए, है ना। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, दैट इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। तो वो मेजरमेंट चैप्टर तुम लोग किए हो, उसके साथ साथ तुम लोगों को डायमेंशन भी बताया गया होगा, जिसमें तुम लोगों ने डिफरेंट फॉर्मूलास को चेक कर सकते हैं, इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग तुम लोगों ने देखा। अभी जो चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है मोशन, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऑल दिस टर्म्स विल कम, ठीक। बट अगर मैं बोलूं इन ब्रॉड सेंस, चैप्टर है काइनेमेटिक्स, और उसी का ही पार्ट है जो चैप्टर हम लोग इन डिटेल में देखेंगे आज से, इज मोशन इन 1 डायमेंशन। या तो फिर बहुत सारे किताब में यह भी लिखा रहेगा कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मेरा रिक्वेस्ट है क्लास 11 के हर एक बच्चों के बहुत धीरे धीरे, बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम लोग कॉन्सेप्ट को लेना स्टार्ट करो, और जो भी चीज सिखाया जाए, जो भी चीज तुम किताब में पढ़ो, उसमें दिमाग में रखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि पढ़ा छोड़ दिया, ऐसा नहीं। बट हाँ, हो सकता है तुम भूल जाओ, कोई बात नहीं, मगर फिर से देखो, फिर से पढ़ो, चीजों को याद एग्जैक्टली नहीं करना है तुमको। मैं याद करने का कभी सलाह नहीं देता हूं, बट समझने का सलाह देता हूं कि समझो। हो सकता है कुछ एक चीज याद रखना पड़े, छोटा छोटा, बट ओवरऑल तुमको फिजिक्स को समझना है, इसको जानना है, ठीक है ना। तो जो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि काइनेमेटिक्स है और मोशन इन 1 डायमेंशन बोलते हैं, एंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब कुछ भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है मोशन, और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है,
ऐसे भी हो सकता है, बट इट शुड बी स्ट्रेट, नॉट लाइक दिस। क्या ऐसा मोशन नहीं होता? होता है, बट अभी तो पढ़ रहे हैं स्ट्रेट। अभी क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट। हम लोग पढ़ेंगे जब 2 डायमेंशन में, तब हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट। फिलहाल तो क्या है? स्ट्रेट, ठीक है ना। 1 डायमेंशन क्या है वो सबसे पहले हम लोग कुछ और बेसिक चीजें जानते हैं, जैसे कि क्या होता है, किसको कहते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है। जैसे कि मोशन का बात अगर कर रहे हैं, अगर बॉडी मोशन में है मतलब बॉडी मूव कर रहा है, और बॉडी अगर मूव नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है। सिंपल है ना। अच्छा, उस सिंप्लिसिटी में भी एक चीज है, क्या है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। अब तुम बोलोगे सर व्हाट इज रिलेटिव टर्म? रिलेटिव टर्म है, समझेंगे। सिर्फ रिलेटिव वर्ड इंग्लिश का इतना मीनिंग बताने से तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब देखो कि ये रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना। तो क्या है, जैसे कि मान लो मैं अभी खड़ा हूं और तुम लोग क्या बोलोगे कि सर आप रुके हुए हैं, आप मूव नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने मेरे आसपास की चीज जितने भी है, बोर्ड ले लो, तुम लोगों को तो बोर्ड ही दिख रहा है, तो बोर्ड के रेस्पेक्ट में मेरा मोशन नहीं है तो मैं रुका हुआ हूं। तुम्हारे रेस्पेक्ट में मैं मूव नहीं कर रहा हूं तो मैं रुका हुआ हूं। ठीक, सही बात है। बट अगर एक इंसान मून में है, जो कि पॉसिबल है आज के डेट में अपोलो मिशंस के वजह से, अगर मून में है, वो अगर देख रहा है मेरे को, मान लो उसके पास है पावरफुल कुछ टेलीस्कोप जिससे मेरे को देख पा रहा है, तो वो देख रहा है कि अर्थ घूम रहा है, अर्थ के साथ साथ मैं भी घूम रहा हूं, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं रुका हुआ नहीं हूं, उसके रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं। दिस इज रिलेटिव। विथ रेस्पेक्ट टू हिम मोशन में, विथ रेस्पेक्ट टू यू आई एम एट रेस्ट, है ना। आपके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, उसके रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं। चलो और थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो तुम बस में हो, बस के अंदर हो, और तुम्हारा दोस्त बस के बाहर है, जो कि बस स्टैंड में है, खड़ा है, और बस चल रहा है। तुम्हारे बगल में तुम्हारा मान लो चाचा बैठे हुए हैं, चाचा हमारे विधायक, सुनो, चाचा बैठे हुए हैं। तुम्हारे रेस्पेक्ट में तुम्हारा चाचा रेस्ट पे है, चाचा मूव नहीं कर रहा है, और जो तुम्हारे दोस्त है, दोस्त देख रहा है तुम भी जा रहे हो, चाचा भी जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, तो तुम्हारे दोस्त के रेस्पेक्ट में तुम भी मोशन में हो और तुम्हारे चाचा भी मोशन में है, बट तुम्हारे रेस्पेक्ट में तुम्हारे चाचा मोशन में नहीं है। तो इसको कहते हैं रिलेटिव। विथ रेस्पेक्ट टू योर दोस्त तुम्हारे चाचा मूव कर रहे हैं, और विथ रेस्पेक्ट टू यू तुम्हारे चाचा मूव नहीं कर रहे हैं। चाचा तो काफी टैलेंटेड है या नहीं? हाँ, विधायक जो थे। अच्छा, तो इसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं कि बोला जाता है देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। मतलब एब्सोल्युटली ये रेस्ट पे ही है, तुम नहीं बोल सकते। ये डिपेंड करेगा कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। ऐसे में एक टर्म में जा रहा हूं, ऑब्जर्वर कौन है, उसको कहते हैं कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है। ठीक, ऑब्जर्वर कौन है, उसके रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में कैसे मूव करेगा।
उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में। तो जब भी मैं डिफाइन करूंगा कि ये बॉडी रेस्ट पे है, तो मुझे साथ ही साथ मुझे ये भी डिफाइन करना है कि किसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, किसके रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। मैं बोला कि तुम्हारे चाचा मूव कर रहे हैं, तुम बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं आप, मेरे चाचा तो मूव नहीं कर रहे, मैं तो उनके साथ बैठा हूं। तो मुझे बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे चाचा मूव कर रहे हैं तुम्हारे दोस्त के रेस्पेक्ट में। समझ में आया? So that's why it is said there is nothing called absolute rest or absolute motion. ठीक? अच्छा, तो ये डिफाइन हो गया। मतलब ये ऑब्जर्वर का बात है। ऑब्जर्वर का और एक टर्म हम लोग ले रहे हैं, इसको कहता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम है रेफरेंस का, किसी एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बोलना। जैसे कि मान लो तुमको कोई भी चीज को ढूंढना है, तो विदाउट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम ढूंढ नहीं पाओगे, लोकेट नहीं कर पाओगे। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, मान लो तुमको तुम्हारे मम्मी ने बोला जब बेटा चाबी लेके आ जा, तू दरवाजे का चाबी लेके आ जा, तुम लोग बाहर चले आए, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा क्या कि मम्मी कहां है चाबी? तो मम्मी बोला अंदर वाला कमरे में, या तो फिर बोला कि हमारे बेडरूम में। इससे भी तुम अच्छी तरह सेटिस्फाई नहीं हुए, तुम बोला कि मम्मी बेडरूम में कहां, ये तो बता दीजिए। तो मम्मी बोला कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है, लेके आ जा। यहां पे जब चाबी लेने के लिए बात उठा तो दो चीज हुआ। एक पहला जो है, अरे यार डिस्टर्ब मत कर, पहला जो है तुमने पूछा कि कौन से रूम में है, फिर रूम में कहां पे है। तो ये जो रेफरेंस है, ये सब रेफरेंस है। रूम, कौन सा रूम, ये कौन सा रूम रेफरेंस है। बेडरूम में है, फिर बोला कि टेबल के ऊपर है, टेबल अगेन इज द रेफरेंस, कि टेबल से मुझे पता चला कि टेबल कहां पे है। फिर क्वेश्चन ये भी होता है कि टेबल कहां पे है। अरे इतना दिन से रुका हुआ घर में है, तुमको नहीं पता टेबल कहां पे है? तुमको पता होगा, मगर अगर कोई अनजान आदमी होगा, मान लो मेरे को भेज दिया और बोला ले आने के लिए, मैं तो ये भी पूछूंगा कि टेबल कहां है क्या नहीं? तो मैं किसी को बोलना पड़ेगा अरे टेबल जो है दरवाजे के पास है, अब दरवाजा ढूंढो। अभी तो कॉमन सेंस लगाओ यार, दरवाजा कहां होता है सबको पता है, देख लो आंख है, इतना तो नहीं पूछते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें यह चीज पता चला कि कोई भी चीज को लोकेट करने के लिए मुझे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमें कोई भी चीज को लोकेट कर सकते हैं। पोजीशन भी डिफाइन करते हैं। लोकेट, पोजीशन क्या है? किसी का पोजीशन बताना मतलब उसको लोकेट करना। जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं पूछूं व्हाट इज माय पोजीशन, तुम बोलोगे सर योर पोजीशन 2 मीटर मेरे राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, कुछ भी, या फिर बोर्ड से आप 1 मीटर आगे हैं। तुम एक रेफरेंस में बात करोगे, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे सर आपका पोजीशन है वहां पे, ऐसा थोड़ी ना। वहां पे मतलब ये थोड़ी ना, साइंस सीख रहे हो, साइंस फिजिक्स। अभी क्या होगा कि चीजों को थोड़ा हम लोग अलग तरीके से देखेंगे, और फिर देखना ऐसा लगेगा कि चारों तरफ फिजिक्स ही है और कुछ नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि कहां पे है, कहां पे हूं मैं। तो बोलोगे कि बोर्ड के 1 मीटर आगे, तो बोर्ड इज अ रेफरेंस, है या नहीं? इस तरह का चीजें हैं। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिससे कि डिफाइन करवाए कोई एक इवेंट। ऑब्जर्वर जो है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर पाए। जैसे कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और बोल रहा हूं टेबल के ऊपर है वो चीज, तो टेबल इज अ रेफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या फिर मोशन पे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स
depending on its frame of reference, depending on its observer, depending on observer. ठीक, ये सब चीज हम लोगों ने देखा. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है समझ में आया. रिलेटिव टर्म जो मैं बोल रहा था ये समझ में आया. ठीक है ना. अब देखो हर बार हर चीज हम लोग इस तरह तो डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं, अगर मैं बोर्ड में ड्रॉ करता हूं, ठीक, कुछ भी चीज और कोई चीज लोकेट करता हूं, मान लो मैं बोला कि P इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे P है, तो मुझे P के लिए ऑब्वियसली एक रेफरेंस चाहिए, है ना, कि मैं P का पोजीशन बता पाऊं. तो मैंने ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया. ये रेफरेंस पॉइंट पहले मुझे डिफाइन करना होगा. इसके रेस्पेक्ट में और भी है, कितने एंगल पे r डिस्टेंस पे P है, इतना नहीं समझना है. क्यों? क्योंकि हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, मान लो एक एक्सिस का बात करेंगे, जैसे कि एक्स एक्सिस. चलो एक एक्सिस, एक्स एक्सिस का बात करते हैं कि ये 0 है और कोई एक आदमी यहां पे है, ठीक, और यहां से ये 5 मीटर पे है. तो हाउ डू यू डिफाइन हिज पोजीशन? कि द पर्सन इज एट ए पोजीशन 5 मीटर, या फिर द पर्सन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स राइट. इतना कुछ बताना पड़ेगा तभी जाके प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाऊंगा. टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट भी हो सकता है, अगर नहीं बोलूंगा तो लेफ्ट भी हो सकता है ना. टुवर्ड्स राइट ऑफ द ओरिजिन, 5 मीटर डिस्टेंस पे है, दैट इज हिज पोजीशन. इट्स पोजीशन मैं डिफाइन कर रहा हूं, पोजीशन इसका किसी के रेस्पेक्ट में. ये ओरिजिन है, ओरिजिन इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं पोजीशंस को. ठीक है ना. ये हो गया पोजीशन. अगर उसने पोजीशन चेंज किया, मान लो ये उसका ये स्टार्टिंग में जब, अच्छा चलो और एक चीज बताता हूं कि अगर मान लो ये आदमी यहां पे है, इस पोजीशन में है, ठीक, मैंने अभी देखा, मान लो अभी देखा और अभी से उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया मैंने. मैं 2 सेकंड बाद फिर से आया, कितना सेकंड बाद आया, 2 सेकंड बाद फिर से आया और आके देखा कि वो वहीं पे है 5 मीटर पे. तो इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर ये टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है. किसको रेस्ट बोलते हैं सुनो. कि ये आदमी खड़ा है यहां पे और मैंने अभी से उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. जब से स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना, उसको t = 0 पकड़ेंगे, ठीक, और 2 सेकंड बाद आके देखा वो आदमी वही के वही है, उसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है. क्लियर? समझा? हाँ या ना? समझ में आया या नहीं आया? आना चाहिए. अगर मैं 2 सेकंड बाद आके देखता हूं कि ये यहां पे था, ये इनिशियली यहां पे था जब t = 0 था, फिर वो यहां चला गया फाइनली, जो कि यहां से 7 मीटर डिस्टेंस पे है, तो क्या उसने मूव किया? डेफिनेटली उसने यहां से यहां मूव किया. ये रेस्ट पे नहीं है. अब फिर दूसरा टाइम पे देख रहा हूं कि उसने फिर से पोजीशन चेंज कर लिया, मतलब वो आदमी रेस्ट पे नहीं है, रुका हुआ नहीं है, वो तो चल रहा है इसके रेस्पेक्ट में. हाँ या ना? उसको कहते हैं मोशन. मतलब सीधी सी बात है, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई एक ऑब्जेक्ट किसी भी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर वो चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन अगर चेंज हो रहा है, किसी भी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन पे है. और अगर उसका टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट पे है. समझ में आया? तो पहले हम लोगों का जो बेसिक आइडिया है कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, मेरे हिसाब से तुम लोगों को क्लियर है अभी, है या नहीं? है ना?
अच्छा, रेस्ट ऑन मोशन अभी क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग जनरली जब भी ये जो काइनेमेटिक्स जो है, मैं बोला था ना काइनेमेटिक्स, जो अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स का एक ही पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फिर आएगा मोशन इन ए प्लेन, ये सब काइनेमेटिक्स के अंदर है। और एक काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह मोशन हो रहा है, ठीक, कितना स्पीड से कोई एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, कितना एक्सीलरेशन से जा रहा है, कब रुका है, कब रुका नहीं है, इस सब को स्टडी करते हैं। वेलोसिटी कितना बढ़ गया, कौन से डायरेक्शन में वो मूव किया, ये सब हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। क्यों मूव किया ये नहीं पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, मतलब द रीजन बिहाइंड द मोशन नहीं पढ़ते हैं। इसका स्पीड बढ़ गया, कैसे बढ़ गया नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे डायनेमिक्स में नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स के बाद। अभी फिलहाल तो हम लोग सिर्फ ये मूव कर रहा है, इतना मूव कर रहा है, इतना स्पीड से मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, मतलब कैसे नहीं, मतलब कितना स्पीड से मूव कर रहा है, ये सब निकालना सीखेंगे, जो कि कॉज ऑफ द मोशन नहीं बताता। कॉज ऑफ द मोशन काइनेमेटिक्स नहीं बताता, ठीक, पहले तो ये सब सीखेंगे, ठीक। अच्छा, जब भी हम लोग मोशन का बात करेंगे, हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, बोलेंगे दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक स्पीड से वो मूव कर रहा है। तुम लोगों को मिला होगा क्लास 9 में सब स्पीड वेलोसिटी, तुम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी तरह मिला होगा। हालांकि वही चीज का हम लोग एलाबोरेटली देखेंगे, ठीक, और डिटेल्स में देखेंगे, जितना डिटेल्स में पहले पढ़ा उससे ज्यादा डिटेल्स में हम लोग अभी देखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और तुम लोग उस्ताद बन जाओगे, सही में बता रहा हूं, बस ध्यान देते रहो। 5 मीटर पर सेकेंड से अगर ये मूव कर रहा है, ठीक, क्लियर, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, अच्छा जो भी हो, मतलब मैं ये नहीं बताने वाला था कि 5 मीटर ऑब्जेक्ट जो है, हम लोग जनरली जो ऑब्जेक्ट लेंगे काइनेमेटिक्स में, हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात करेंगे। क्या बात करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसका कोई डायमेंशन ना हो बट मास हो, क्या ना हो, डायमेंशन ना हो बट मास होना चाहिए, ठीक, कोई डायमेंशन ना हो, या तो फिर उसके मोशन के हिसाब से वो कितना मोशन मूव करेगा, कितना मूव करेगा, उसका जो मोशन के हिसाब से उसका जो साइज है वो अगर काफी छोटा है, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू इट्स मोशन, अगर बहुत छोटा है देन इट इज टर्म्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। या तो फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका कोई डायमेंशन ना हो, है ना, उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे। हम लोग इस हिसाब से हर एक चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि आर्ट, अरे आर्ट तो काफी बड़ा है, इसका डायमेंशन है, आप क्या बोल रहे हैं सर, डायमेंशन मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ, शेप्स का बात नहीं कर रहा हूँ, पहला बात मैं बोल रहा हूँ उसके मोशन के हिसाब से। अगर मैं एंटायर यूनिवर्स का बात करूं तो विथ रेस्पेक्ट टू दैट यूनिवर्स, अर्थ इज वेरी वेरी स्मॉल, उसका मोशन इन द यूनिवर्स एज कंपेयर टू इट्स मोशन इन द यूनिवर्स, अर्थ इज लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। डिड यू गेट माय पॉइंट? वही मैं बता रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, और काइनेमेटिक्स में वैसे ही करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक, ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जो हम लोग, मैं डेफिनेशंस वगैरह नहीं दिया, बट मैं चाहता हूं कि तुम लोग डेफिनेशंस वगैरह तुम लोग खुद से लिखोगे। बुक्स क्या क्या फॉलो करेगा, फिलहाल मैं तो बोलूंगा एनसीईआरटी ये फॉलो करना है, एनसीईआरटी सबके पास होना चाहिए, ठीक। रेफरेंस बुक, देखो मैं कोई पर्टिकुलरली रेफरेंस बुक नहीं बोलूंगा तुम लोगों को,
ठीक, जैसे कि मार्केट में बोर्ड के लिए, मैं किसके लिए बोल रहा हूं, बोर्ड के लिए, एंट्रेंस के लिए नहीं, पहले तो बोर्ड के लिए बोल रहा हूं। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या क्या चाहिए, एसएल अरोरा रेफरेंस बुक, और रेफरेंस बुक बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत लोग ऐसा सजेस्ट करेंगे कि दिनेश पढ़ ले, कोई बोलेगा यार प्रदीप पढ़ ले, कोई बोलेगा एसएल अरोरा पढ़ ले, तुम्हारा मर्जी। पहले तो मैं बोलूंगा कि झट से खरीदो मत, है ना, सबका दाम है, अच्छा सा कॉस्टिंग है, तो ऐसे ही पैसा वेस्ट मत करो। किसी के पास, सीनियर के पास अगर है, एक दो दिन के लिए, मान लो एसएल अरोरा है, दिनेश है, प्रदीप से लेके आ जाओ, पढ़ के देखो कहां से तुमको आसानी लग रहा है समझने के लिए, वैसा एक रेफरेंस खरीद लो। बट दिस इज मस्ट एनसीईआरटी, ये तीनों ये तुम्हारे लिए है। कभी कभार सिंपल वे से समझने के लिए तुम्हारा बात है, कुछ भी तुम खरीद सकते हो। और भी है, जीआरपी पब्लिकेशंस का है, ठीक है ना, बहुत सारे किताब मिल सकते हैं तुमको, बट एनसीईआरटी इज मस्ट। एक किताब और है जो मैं बोलूंगा, अभी नहीं, टाइम है तुम्हारे पास, 6 महीना और जाने दो, नहीं 6 महीना नहीं, 3 महीना जाने दो, उसके बाद खरीदोगे, जो कि मैं बोलूंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। अब ये सब किताब क्या है, ये मास्टर किताब है जो मैं बता रहा हूं अभी, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। राइटर, 3 राइटर है इसका, रॉबर्ट रेजनिक, हैलिडे एंड वॉकर। रेजनिक, हैलिडे एंड क्रेन भी बोल के एक भी मिलता है, वो नहीं, रेजनिक, हैलिडे एंड वॉकर, यही खरीदना है। मैं खरीदना है मतलब मैं उन लोग बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो सीरियसली फिजिक्स सीखना और जानना चाहते हैं। इट्स अ वेरी गुड बुक। ये बुक पढ़ोगे तो तुमको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, फिजिक्स क्या है सीखने को मिलेगा। मैं बोलूंगा इट्स अ वेरी गुड बुक, ठीक, थॉरली उसको पढ़ना चाहिए, है ना, एंट्रेंस के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, सबके लिए, फिजिक्स के लिए तुमको ये किताब चाहिए। सेकंड, मैं हर कोई जो बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये भी खरीदना है तुमको। किसको नहीं पता है एच.सी. वर्मा सर का नाम, सबको पता है एच.सी. वर्मा सर, बिना सर के उनका नाम नहीं ले सकता मैं, ज्ञानी पुरुष जिन्होंने, जो ये न्यूमेरिकल्स के लिए ये किताब देखेंगे, ये किताब न्यूमेरिकल्स के लिए देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही, बाकी हम लोग बाद में और देते रहेंगे, बट पहले तो एनसीईआरटी, पहले क्या है एनसीईआरटी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी मैं बता दिया हूं। नेक्स्ट चीज है जो तुम लोगों को पता है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। मैं थोड़ा सा बता के मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा, बिकॉज ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता, थोड़ा दिक्कत होता है अपलोडिंग। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मैं बस एक लाइन में बताकर छोड़ना चाहता हूं आज का ये, कि मान लो डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व पार्टिकल, जो भी बोलो। मान लो एक आदमी इधर से इधर मूव किया और फिर वो ऐसे मूव किया, तो ये अगर 4 मीटर उसने मूव किया, फिर ये 3 मीटर, तो अगर डिस्टेंस का बात करूं तो डिस्टेंस इज 4 + 3 7 मीटर मूव किया, ठीक। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूं, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, ये ओरिजिन है, मान लो यहां से वो मूव किया, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि वो इनिशियली कहां पे था और फाइनली कहां पहुंचा।
कौन से पाथ से गया इससे उसको मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफाइंड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन पे ही डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट अगर बोलूंगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट को। और डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। अब देखो डिस्टेंस, तुम लोग ऑलरेडी वेक्टर का थोड़ा बहुत आइडिया ले चुके हो, साई विकास के बच्चों को बोल रहा हूं मैं, जो कि है स्केलर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी है। डिस्टेंस का कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, हालांकि हम लोग ये सब चीज देखें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। यहां पे हम लोग यहीं पे इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, आगे का टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी। और एक चीज बता दूं कि हालांकि मैंने ये स्टार्ट किया मोशन में स्ट्रेट लाइन से, बट मैं ग्रेजुअली ये तो करता जाऊंगा, और वीडियो रिलेटेड टू यूनिट डायमेंशंस, रिलेटेड टू एरर्स, रिलेटेड टू वेक्टर्स मैं देता जाऊंगा। फिर से मैं भी देता जाऊंगा। सेकंड बात, वेक्टर शायद तुम लोगों को इतना इन डिटेल्स में पढ़ाया नहीं गया, वेक्टर्स और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि मोशन इन प्लेन है उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पे, तुम लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में बताना। और क्लास 11 के बच्चों को बोल रहा हूं पर्टिकुलरली कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि जो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो तुम लोगों को मिलता रहे। ठीक है, जो भी वीडियोस आ रहा है तो तुम लोगों को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाए, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।